हाय, दिस इज बालेंदु प्रताप सिंह। क्लास 9 के विज्ञान की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि अब तक हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया है, यानी कि न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम पढ़ लिया हमने। कितने नियम होते थे? 3। फर्स्ट लॉ एक बार रिवाइज करा देता हूँ जल्दी जल्दी। फर्स्ट लॉ क्या होता था? विराम में है कोई वस्तु तो विराम में रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी, यदि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। दूसरा रूल क्या होता था? F बराबर m इंटू ए। और तीसरा क्या होता था? तीसरा होता था एक्शन बराबर रिएक्शन। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो 3 लॉ होते हैं। ये तीनों लॉ बहुत ही डिटेल में आपको स्टडी करवाया जा चुका है, आपको पढ़ाया जा चुका है। तो आज चलिए इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक, उसका नाम है मोमेंटम या फिर संवेग। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है रेखीय संवेग। ध्यान से देखिएगा, पहले चीजों को समझिए, नोट्स की चिंता मत करिएगा, वो आपको हमेशा की तरफ मिल जाएगा। रेखीय संवेग या फिर इंग्लिश में इसको LINEAR, लीनियर, MOMENTUM, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। और याद रखिएगा, लीनियर मोमेंटम में वर्ड स्टार्ट L से हो रहा है लीनियर, और मोमेंटम M से, लेकिन बावजूद इसके रेखीय संवेग को P से दिखाते हैं। इसका जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, वो P होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब रेखीय संवेग होता क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कोई एक बॉडी है, इस बॉडी का द्रव्यमान m है और इस बॉडी में वेलोसिटी v उत्पन्न हो जाती है, तो इस बॉडी के अंदर एक संवेग आ जाएगा और उस संवेग को P से दिखाएंगे, और P बराबर जो है वो m इंटू v के बराबर होता है। संवेग किसी भी बॉडी का उसके द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है, या फिर आसानी से आप सिंपल लैंग्वेज में ये कहते हैं कि रेखीय संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है। तो संवेग एक ऐसी राशि है जिसमें दो राशियां हैं, कौन कौन सा? द्रव्यमान और वेग। किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? एक तो द्रव्यमान पे और एक वेग पे। तो उम्मीद करता हूं आप ये समझ पा रहे होंगे, द्रव्यमान गुणे वेग बराबर संवेग होता है। इंग्लिश में इसको लीनियर मोमेंटम कहते हैं। दिखाते हैं इसको P से। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, चूंकि यहाँ पे क्या आ गया? वेग। हमने क्या वर्ड यूज किया? वेग। और वेग कैसी राशि है आपको पता है ना, ये पढ़ाया है मैंने बहुत ही फर्स्ट लेक्चर में, बिल्कुल शुरुआत किया जब क्लास को, एकदम से शुरू में जब पहली दूसरी क्लास हुई थी यूट्यूब पे मेरी, तब मैं आपको बताया था कि वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो द्रव्यमान गुणे वेग अगर है, अगर एक सदिश राशि आ गई, तो इसलिए मोमेंटम यानी कि संवेग भी कैसी राशि हो जाएगी? संवेग भी कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? संवेग की अगर दिशा कोई पूछे तो जिधर वेलोसिटी है, जिधर वेग है, उधर ही संवेग है। तो संवेग की दिशा हमेशा वेग की दिशा के तरफ ही होती है। ये बात भी आपको पता चल गया होगा, यहां से बहुत सिंपल है। अच्छा, थोड़ा सा इसको और आगे ले चलते हैं, थोड़ा सा और डीप एनालाइज करते हैं। देखिएगा, संवेग की दिशा तो हमें पता लग गई कि वेग की दिशा में होगा, ये एक सदिश राशि है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे वेग के बराबर होता है। ये सामने आपके लिखा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब इसमें एक बात जो नोट करने वाली है वो ये है, ध्यान देने वाली, कि देखिएगा, अगर कोई एक 10 केजी की सपोज दैट बॉडी है, 10 केजी की बॉडी है, तो 10 केजी की बॉडी, अब ये 10 यहाँ पे रख दिया आपने। अब देखो, वेलोसिटी पे डिपेंड करने लगा कौन? संवेग। यानी कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो संवेग बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगा तो संवेग घटेगा। यानी कि एक बात पता चल गई कि अगर एक निश्चित द्रव्यमान की वस्तु को बहुत अधिक वेग लगा के फेंका जाए तो उसका संवेग ज्यादा होगा, और अगर उसी का वेग कम हो जाए तो उसका संवेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे यहां से इस रिलेशन को, क्योंकि देखिएगा m इंटू भी, बटे में तो कुछ नहीं है, अंश में है, दोनों अंश में है, इसलिए प्रपोर्शनल कहेंगे। मैं कह रहा हूं बॉडी का मास क्या कर दिया गया? फिक्स कर दिया गया 10 केजी। तो ये किस पे डिपेंड करने लगा है? वेलोसिटी पे। यानी कि वेलोसिटी ज्यादा तो संवेग ज्यादा, वेलोसिटी कम तो संवेग कम। मास पे अगर मास को फिक्स कर दिया तब। इसका सेकेंड पार्ट भी देखिए, अगर वेलोसिटी को फिक्स कर दिया जाए, सपोज दैट इस बार ये देखिएगा P बराबर m इंटू वी में अगर वेलोसिटी को फिक्स कर दिया, सपोज दैट वेलोसिटी कर दिया आपने 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड ये फिक्स कर दिया। तो अब 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से एक m द्रव्यमान की वस्तु को फेंकोगे, तो m अगर ज्यादा होगा तो p भी ज्यादा होगा, m अगर कम होगा तो p भी क्या होगा? कम होगा। क्योंकि यहाँ पे देख लो, m ज्यादा होगा, 10 20 30, तो जितनी बड़ी संख्या से गुणा करोगे तो गुणनफल ज्यादा आएगा, तो संवेग ज्यादा हो जाएगा। कम संख्या से गुणा करोगे छोटी संख्या से तो गुणनफल छोटा होगा, तो संवेग कम आ जाएगा। यानी कि m के बढ़ाने से p बढ़ेगा, m के घटाने से p घटेगा। लेकिन कब कंडीशन है? जब वेलोसिटी क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, नियत हो जाए। वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए या फिर नियत हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? द्रव्यमान को कांस्टेंट कर दिया या फिर नियत कर दिया, द्रव्यमान बदल लेंगे तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। इस वाले का एक बेसिक एग्जांपल स्टूडेंट्स मैं आपको
मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से इसको समझिएगा तो बड़ा मजा आएगा आपको। मैंने क्या कहा, यहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा P बराबर m इंटू भी है। m फिक्स कर दिया तो v के बढ़ाने से p बढ़ेगा, v के घटाने से p घटेगा। जब आप बंदूक की गोली को देखना, छोटी सी होती है, ऐसी तो नहीं होती है, लेकिन आप मान लो ये बंदूक की गोली है, तो आपने आमतौर पे मूवीज वगैरह में, रियल लाइफ में तो शायद ही आपने देखा होगा, लेकिन पिक्चर वगैरह में ज्यादातर आपने देखा होगा कि बुलेट्स, गन को जब ओपन करते हैं तो छोटी छोटी बुलेट्स निकलती हैं उसमें से, आपने देखा होगा जो उसकी गोली है, छोटी छोटी गोलियां निकलती हैं, कोई कोई तो इतनी छोटी छोटी रहती है। लेकिन आपको भी पता है कि उस गोली को फायर करते हैं, जब ये गोली जब बंदूक से फायर होती है तो किसी का सर भेद के बाहर जा सकती है, किसी की छाती भेद के बाहर जा सकती है, यानी कि उसमें इस छोटे से पार्टिकल में इतनी ताकत आती कहां से? ये ताकत आती है इसके संवेग से। किससे आती है? इसके संवेग से। और ये संवेग कैसे बढ़ता है? वेलोसिटी के बढ़ने से। भाई ये बंदूक की गोली तो हो गई फिक्स द्रव्यमान में, वो चाहे 10 ग्राम की हो, 20 ग्राम की हो, 25 ग्राम की हो, ये तो फिक्स हो गया। अब डिपेंड कर रहा है वेग पे, वेग बढ़ेगा तो संवेग बढ़ेगा, वेग घटेगा तो संवेग घटेगा। उसी गोली को आप अपने हाथ से लेके मारोगे, हाथ से लेके मारोगे, ज्यादा वेग नहीं दे पाओगे, है ना, ज्यादा वेग नहीं दे पाओगे, हाथ से अगर फेंकोगे तो ज्यादा वेग नहीं दे पाओगे, तो संवेग भी ज्यादा नहीं मिलेगा, और उसका परिणाम भी आपको पता है कि वो किसी का सर तो छेद के आर पार नहीं हो पाएगी। लेकिन वही बंदूक से जब फायर करते हैं तो उसको वेलोसिटी बहुत ज्यादा मिल जाती है, और वेलोसिटी बहुत ज्यादा मिलने से क्या होता है? वेलोसिटी बहुत ज्यादा मिलने से उसका संवेग बहुत ज्यादा होता है, और इसलिए वो किसी को भी भेद के आर पार हो सकती है। साथ ही साथ आप, जैसे आपने गुलेल देखा होगा, जिसको गांव में गुलेल देखा होगा आपने, ऐसा रबड़ होता है, ऐसे खींच के उसको मारते हैं, तो वो गुलेल में भी क्या होता है, छोटी छोटी कंचे, बच्चे कंचे लेते हैं, उस कंचे को गुलेल में लगा के और फिर आम वगैरह, या फिर कुछ लोग तो चिड़िया वगैरह भी मारते हैं, गलत बात है ये, लेकिन करते हैं आमतौर पे, आपने देखा होगा। तो छोटा सा कंचा होता है, इतना छोटा सा, अब इस कंचे को हाथ से फेंकोगे तो उतना संवेग नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वेग उतना नहीं मिल पाएगा, और इसीलिए ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर इसी को रबड़ में लगा के और झटके से फेंकते हो, झटके से, टाइम आप कम देते हो, झटके से फेंकते हो, तो इसका वेग क्या होता है? बहुत ज्यादा मिल जाता है, वेग ज्यादा मिलता है तो पी ज्यादा मिलता है, और इसलिए वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी होता है, और किसी को भी हार्म पहुंचा सकता है, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो उम्मीद करता हूं अब तक आपने संवेग के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। चलिए इसके अभी जल्दी से इसके संवेग के मात्रक के बारे में भी बात कर लेते हैं। संवेग के मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए संवेग का मात्रक, तो आपको पता है कि संवेग बराबर क्या बताया मैंने अभी? द्रव्यमान गुणे वेग, यानी कि P बराबर m इंटू वी। ये ज्यादा आसान है याद करना, द्रव्यमान गुणे वेग। तो संवेग का मात्रक चाहिए आपको, मात्रक चाहिए किसका? संवेग का, है ना। संवेग का मात्रक बराबर आप क्या करोगे? पहले द्रव्यमान का मात्रक लिखोगे तो वो होता है किलोग्राम, और गुणे को हमेशा डैश से दिखाते हैं जब भी मात्रक बनाते हैं, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो संवेग का मात्रक आ गया, बहुत सिंपल है, यहाँ पे सामने आपके लिखा हुआ है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। मात्रक भी निकल गया, आपको मात्रक समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये सदिश राशि है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारी अब आपको मिल गई है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको संवेग समझ में आ गया होगा। अब बस आप 1 सेकंड का टाइम दीजिए, आपको नोट्स आपके स्क्रीन पर मैं दे देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो ये नोट्स आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें वो सारी ज़रूरी बातें हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। फटाफट से वीडियो को पॉज करिएगा और ये लिख लीजिएगा नोट्स, ठीक है। और राइटिंग वैसे इतनी अच्छी नहीं बनाई है मैंने, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैक्सिमम सिलेबस कवर किया जाए। राइटिंग यहाँ पे बस आपको समझ में आना चाहिए, बाकी तो कुछ ज़्यादा मतलब है नहीं इसका। तो रेखीय संवेग यानी कि लीनियर मोमेंटम दिखाते हैं किसको? इससे पी से साफ साफ देखिएगा, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, अतः संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग को पी से तो दिखाते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ, तो पी बराबर द्रव्यमान को एम से, वेग को भी से, तो एम भी हो गया। सदिश राशि है, दिशा वही होती है जो वेग की, और संवेग का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम डैश मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे बहुत ईजी है, इसलिए मैंने पूरा बनाया नहीं है, बना के तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ही था। अब नोट्स में तो छोटे में लिखना है आपको, तो ये पूरा लिखिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक हेडिंग, बल तथा संवेग में संबंध। बल तथा संवेग, बल यानी कि फोर्स, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, और संवेग यानी कि मोमेंटम, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। उन दोनों में भी कुछ रिलेशन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखिएगा ध्यान से, इसको मैं दिखाता हूँ कि क्या रिलेशन होता है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखिएगा भाई, तभी बात बनेगी, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ पे ख्याल रखेंगे। अब देखो कैसे, देखो अब न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है? फ्रॉम एक मिनट, ये चल नहीं रहा है, चलिए। तो फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ
LAW। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है आप सभी को पता होगा, F बराबर m इंटू ए। आपको पता होगा F बराबर m इंटू ए। ठीक है, अब चूंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये जब मैंने क्लास 9 का लेक्चर स्टार्ट किया था शुरू वाला, तब मैंने आपको त्वरण का एक पूरा अलग से टॉपिक पढ़ाया था कि त्वरण क्या होता है, इसको इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं, ए से दिखाते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। तो वहां पे ए बराबर एक फॉर्मूला होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। थोड़ा ध्यान से, चूंकि हमें पता है कि ए बराबर क्या होता है, अंतिम वेग यानी v से दिखाते हैं, माइनस प्रारंभिक वेग यानी u से दिखाते हैं, बटे समय अंतराल यानी कि डेल्टा t से दिखाते हैं। समय में अंतर को किससे दिखाते हैं, डेल्टा t से दिखाते हैं। ये बात आप सभी को पता होगी। तो इसलिए अब केयरफुल रहिएगा भाई, a का ये मान यहां से उठा के मैं यहां रखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो F बराबर m इंटू ए की वैल्यूज रख दी जाए तो क्या है, v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी है, v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी है। बहुत आसान है भाई, ध्यान से देखिएगा। तो यानी कि बराबर में आप क्या लिख सकते हैं, m को अंदर भेजिए तो एम भी माइनस एम यू और कुल के बटे में क्या है, डेल्टा टी है। ध्यान से, अब m इंटू वी आ गया, m इंटू वी, तो v क्या है, अंतिम वेग होता है ना, अंतिम वेग। अब अंतिम वेग का m से गुणा कर दोगे तो m इंटू वी संवेग होता है, तो इसको आप कह सकते हैं ये क्या है, अंतिम संवेग है। और m इंटू यू क्या होता है, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग में m से m इंटू वेग, द्रव्यमान गुणे वेग त्वरण होता है, लेकिन वेग प्रारंभिक है तो संवेग भी कौन सा होगा, कह सकते हैं आप प्रारंभिक संवेग। ठीक है, m इंटू वी माइनस एम इंटू यू अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे m भी क्या है, अंतिम संवेग, और एम यू क्या है, प्रारंभिक संवेग। आप सभी को पता है। तो ये यहाँ पे आ जाइए, f बराबर ये क्या है, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक। अंतिम माइनस प्रारंभिक हमेशा क्या होता है, अंतर होता है। अंतिम माइनस प्रारंभिक हमेशा क्या होता है, अंतर होता है, अंतर। और अंतर को फिजिक्स में किससे दिखाते हैं, डेल्टा से दिखाते हैं। आप सभी को पता होगा अंतर को किससे दिखाते हैं, डेल्टा से दिखाते हैं। और चूंकि ये अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग है, यानी कि किसमें अंतर है, एम भी माइनस एम यू, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, यानी कि अंतर जो निकला है वो किसमें निकला है, संवेग में। और संवेग को किससे दिखाते हैं, P से। तो F बराबर क्या लिख सकते हैं, ये एम भी माइनस एम यू को ऐसे ऐसे समझो, एक लाइन में बढ़ा देता हूं। ये क्या हो गया, P2 संवेग ही है, P2 मीन्स अंतिम, माइनस P1 और अपॉन में क्या आ गया, डेल्टा T आ गया। थोड़ा इजी हो जाएगा, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, संवेग में अंतर यानी कि डेल्टा P अपॉन में क्या है, डेल्टा T है। तो आपको समझ में आ गया कि F बराबर क्या होता है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T होता है। यानी कि बल का संवेग से क्या संबंध होता है, यही संबंध होता है, F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। या फिर देखिएगा, इसको ऐसे कह सकते हैं कि बल बराबर ये डेल्टा P मीन्स क्या है, संवेग में परिवर्तन, और बटे में क्या है, समय में परिवर्तन। और बटे को फिजिक्स में हमेशा कहते हैं दर। जहां भी दर आ जाता है ना, दर, ये दर का मतलब क्या होता है, बटे होता है। फिजिक्स में दर का मतलब क्या होता है, बटे होता है। ये बार बार मैं आपको समझा चुका हूं, एक बार और फिर मैंने आपको बता दिया। तो ये संवेग, ये आप कह सकते हैं समय के साथ इसको अच्छे से देखिए कैसे, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं ऐसे आप भी चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करिए। अब इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। इसको लैंग्वेज में आप खुद से लिख सकते हैं कि बल बराबर समय के साथ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेल्टा T, यानी समय के साथ ये क्या है, संवेग में परिवर्तन। तो आप कह सकते हैं कि समय के साथ संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। देखिए कितना स्मार्टली मैंने इसको बदला है, समय के साथ संवेग में परिवर्तन की बटे मीन्स दर को बल कहते हैं। ठीक है, तो बल बराबर एक सिंपल लैंग्वेज में आप लिखें तो आप लिख सकते हैं बल बराबर संवेग परिवर्तन की समय दर, संवेग परिवर्तन की समय दर। बल बराबर संवेग परिवर्तन की समय दर। कितना आसान हो गया, F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T रिलेशन निकाल दिया। या फिर कह सकते हैं बल बराबर संवेग परिवर्तन की समय दर। ठीक है, तो यही जो बल तथा संवेग में संबंध लिखना था, तो ये संबंध हमने निकाल दिया। ये तो बस ऐसे ही समझाया था मैंने। या फिर इसको और अपने लैंग्वेज में जो मैंने बताया वैसे भी आप लिख सकते हो कि बल बराबर समय के साथ संवेग परिवर्तन की दर। आप क्या कह सकते हैं भाई, ये वाला ज्यादा आसान लग रहा है मुझे कि बल बराबर
समय के साथ, डेल्टा टी मीन्स टाइम, तो समय के साथ संवेग में परिवर्तन, समय के साथ पी बराबर संवेग अंतर, डेल्टा मीन्स अंतर, संवेग में परिवर्तन की दर, बटे मीन्स की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो बल का एक और रिलेशन आ गया, F बराबर m इंटू ए, तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते ही थे, F बराबर m इंटू ए तो आपको पता ही था। अब एक और रिलेशन आ गया, F बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा, सॉरी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि द्रव्यमान गुणित त्वरण तो होता ही था, अब क्या एक रिलेशन नया मिल गया आपको, बल और संवेग में भी एक रिलेशन मिल गया, F बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि समय के साथ संवेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु पर लगाया गया बल भी कहते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको आगे पता चलेगा जब हम सवाल वगैरह लगाएंगे या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। तो जैसे मैंने इसको प्रूफ किया बल तथा संवेग में संबंध, जैसे मैंने इसको डिराइव किया कह सकते हो, बताया आपको रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, ऐसे ही आपको भी याद रखना है। और एटलीस्ट ये वाला रिलेशन और ये हिंदी में जो कन्वर्जन है ये आपको जरूर याद रखना है। बाकी कैसे मैंने ये रिलेशन मेंटेन किया है, बताया है, वो भी आपको याद रखना है। ये तो बस ऐसे ही था तो ये मत लिखिएगा, बाकी सब फटाफट वीडियो को पॉज करके लिखिए, फिर आगे चलते हैं। ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करा दिया मैंने यहाँ पे, तो जल्दी से इसको लिखिए वीडियो पॉज करके, आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। चलिए बच्चों, तो संवेग पढ़ लिया आपने, रिलेशन पढ़ लिया आपने, मैं कुछ एक बातें और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब मुझे उम्मीद तो है वैसे कि कुछ लोगों को समझ में आएगा, वैसे मैं इस टॉपिक को स्किप भी कर सकता हूँ, इसको छोड़ भी सकता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको बता देता वैसे ही। कुछ उदाहरण है जो वैसे ही मैं एक्सप्लेन कर देता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे आपको थोड़ा सा बताना चाहिए, है ना। तो चलिए एक बार एनालिसिस करते हैं, तमाम साइंस को थोड़ा सा और करीब से जाके समझते हैं, और अगर समझ में आ जाए तो एक बार बताइएगा मुझे कि सर समझ में आया। और आप लोग बताते नहीं है, मतलब पता नहीं क्यों बच्चे पढ़ते हैं बता नहीं रहे हैं कि हाँ मज़ा आ रहा है कहीं पर, कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि हाँ मज़ा आ रहा है, पढ़ के ठीक लग रहा है, चीज़ें अच्छी चल रही हैं। तो बस वही है कि कुछ लोग बता रहे हैं तो उनकी वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं बंद ही कर देता चैनल। चलिए कोई नहीं, तो अगर कुछ भी एक ही दो चार लोगों का भला हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी का भी नहीं होता तो फिर मैं बंद कर देता, क्योंकि फ़ायदा क्या है, हाँ किसी एक का भी भला हो रहा है तो ठीक है, चलो फिर करेंगे मेहनत थोड़ी बहुत, ज़्यादातर लोग अगर सपोर्ट करते तो ज़्यादा मेहनत करते। चलिए कोई बात नहीं। तो हाँ एक चीज़ है कि संवेग की अगर बात की जाए, यानी कि P बराबर चलिए देखिए P बराबर क्या आ गया, m इंटू वी आ गया, ये तो आपको पता था। एक रिलेशन जो इंपॉर्टेंट वाला था F बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, है ना। इससे देखिए एनालिसिस करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि यहाँ पे संवेग में परिवर्तन, यहाँ पे समय में। अब एक चीज़ देखो, अगर मान लो तुम्हें भाग देना हो 100 में एक बार 2 से भाग दो, 100 में एक बार 5 से भाग दो, 100 में एक बार 10 से भाग दो, तो तुम नोटिस करोगे यहाँ भाग दोगे तो 50 आएगा, यहाँ भाग दोगे तो 20 आएगा, यहाँ भाग दोगे तो केवल 10 आएगा। यानी कि नीचे अगर ऊपर की संख्या नहीं बदल रही है, लेकिन हर अगर लगातार बढ़ रहा है, 2 से 5, 5 से 10, हर अगर लगातार बड़ा होता जा रहा है, तो जो पूरे भिन्न का जो मान है वो लगातार छोटा होता जा रहा है, 50 से कम होके 20, 20 से कम होके 10 हो गया। यानी कि अगर हर में बड़ी संख्या हो जाए, याद रखो अब मैं जो बता रहा हूं कि हर में यानी कि डिनोमिनेटर में अगर संख्या बड़ी हो जाए तो पूरे जो भिन्न का मान है वो क्या होता है, वो कम हो जाता है, ठीक है। वहीं इसका उल्टा है, अगर हर में संख्या छोटी होती चली जाए, 10 से 5 से 2, तो पूरे भिन्न का मान लगातार बढ़ता चला। यानी कि अगर ये वाली चीज डेल्टा टी, यानी कि समय अगर बढ़ गया तो इस पूरे का मान कम हो जाएगा, एफ का मान कम हो जाएगा, और समय घट गया तो पूरे का मान बढ़ जाएगा। अब वैसे भी एक बात समझ लो कि जो अंश में रहता है तो वो उनका सेम रिलेशन होता है, यानी कि एफ बढ़ेगा, अगर एफ बढ़ेगा तो पी बढ़ेगा। अंश में जो चीजें रहती हैं उनका सेम रिलेशन होता है, यानी कि फोर्स अगर इंक्रीज होगा तो डेल्टा पी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और फोर्स डेल्टा पी अगर डिक्रीज होगा तो फोर्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। इसके साथ उल्टा रिलेशन है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। इस वाली चीज से आप समझ पा रहे होगे, ये भाग देके जो मैंने दिखाया कि अगर हर लगातार बड़ा होता जाता है तो पूरे जो भिन्न की वैल्यू है वो लगातार घटती जाती है। तो ये डेल्टा टी जितना बढ़ेगा फोर्स उतना कम होगा, डेल्टा टी जितना कम होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा, और डेल्टा पी जितना बढ़ेगा फोर्स उतना ज्यादा होगा, डेल्टा पी जितना कम होगा फोर्स उतना ही कम होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। आप कुछ एक एग्जांपल्स को यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ, सिखाता हूँ, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि सर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
चलिए देखिए, संवेग से संबंधित उदाहरण। पहला एग्जांपल आपके सामने है कि क्रिकेट में गेंद को कैच लेते समय खिलाड़ी का अपने हाथ को पीछे की ओर खींचना। जब भी क्रिकेट आप देख रहे होंगे टीवी पे, टेलीविजन पे, या कुछ बच्चे तो खुद भी खेलते हैं, तो आप देखेंगे जब भी आप कैच लेते हैं, कभी भी कोई भी कैच लेता है, तो अक्सर करके वो अपने हाथों को ऐसे, जब जब कैच आता है तो हाथ उसका पीछे आ जाता है अपने आप। देखिए इससे क्या होता है, अगर बल्ले से किसी ने हिट किया गेंद को, ठीक है, तो वो मान लो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही थी। अब तुम उसको यहाँ पे कैच करोगे तो उसका वेग तो तुम जीरो करने वाले हो। वेग कितना करने वाले हो? जीरो करने वाले हो। तो डेल्टा पी की बात करो ना, P2 माइनस P1 की बात करो ना, तो एम वी माइनस एम यू की बात करो ना, तो यानी कि एम वी, तो अंतिम वेग आप जीरो करने वाले हो। तो यहाँ पे तो ये एक तो जीरो कर दोगे, और m इंटू यू, हो सकता है शुरू में ये 50 से चला हो वहां से, तो m गुणे 50। अच्छा, गेंद का द्रव्यमान तो बदल नहीं रहा है, तो यानी कि अगर 50 की स्पीड को m क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। आप यूं सोचो ना, p बराबर m इंटू भी होता है, m हो गया कांस्टेंट, यानी कि ये बदल नहीं रहा है, यानी v बढ़ेगा तो p बढ़ेगा, v घटेगा तो p घटेगा। अब 50 है, यहाँ पे 0 है, तो ये तो 50 वाला उस गेंद को बहुत बड़ा संवेग देगा ना, इतना बड़ा संवेग देगा, और ये 0 होगा वेग, तो यहाँ पे संवेग तुरंत बहुत कम हो जाएगा। तो संवेग में जो अंतर है वो भी बहुत ज्यादा होगा, यानी कि डेल्टा पी जो है वो बहुत ज्यादा होगा। डेल्टा पी बहुत ज्यादा होगा तो इसका मतलब एफ बराबर क्या होता था? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अगर डेल्टा पी ज्यादा तो एफ भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि इसको जैसे ही जीरो करेगा, अगला कैच लेके डेल्टा पी बहुत ज्यादा हो गया, वेग तुमने बहुत ज्यादा से अचानक से बहुत कम कर दिया। द्रव्यमान तो गेंद का वही था, लेकिन चेंज वेलोसिटी में बहुत ज्यादा होने से संवेग में चेंज बहुत ज्यादा हुआ, और डेल्टा पी अगर बहुत ज्यादा होगा तो फोर्स भी बहुत ज्यादा होगा, यानी जो भी कैच करेगा उसको इतनी तेज चोट लगेगी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन एक जुगाड़ है कि आपको पता है कि एफ बराबर जो डेल्टा पी के अलावा डेल्टा टी भी होता है, नीचे डेल्टा टी भी आता है। इससे यह पता चलता है कि अगर डेल्टा टी को बढ़ा दे, संवेग में जो परिवर्तन की दर है समय के साथ, तो अगर समय को बढ़ा दे तो फोर्स घट जाएगा। अगर समय को बढ़ा दे तो फोर्स क्या होगा? घट जाएगा। तो इसीलिए जब बंदा कैच करता है तो जहां कैच करता है वहां से हाथ थोड़ा अपना पीछे की ओर खींचता है। अब यहां पे रोकते, बल्कि यहां से यहां तक आने में कुछ समय आपने बिता दिया, आपने समय को बढ़ा दिया। वो जीरो करने में जो समय था वो आपने हाथ को पीछे लेके उस टाइम को बढ़ा दिया, और वो टाइम जैसे ही बढ़ा, डेल्टा टी जैसे ही बढ़ा, वैसे ही फोर्स कम हो गया। तो उस बंदे के हाथ पे चोट कम आएगी। अगर वो वहीं पे हाथ को रोक लेता तो उसको बहुत ही ज्यादा चोट आती। तो देखिएगा, संवेग में और बल में जो रिलेशन था एफ बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। अब कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि डेल्टा पी तुरंत का बहुत ज्यादा होगा तो फोर्स बहुत ज्यादा होगा, इसलिए डेल्टा टी हम बढ़ा दें तो फोर्स कम हो जाएगा, और इसीलिए हाथ को पीछे खींच रहे हैं। समय ज्यादा ले रहे हैं, उस वेग को शून्य करने में समय बढ़ रहा है तो फोर्स भी कम लग रहा है, तो हाथ पे चोट भी कम लग रही है। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। और भी एग्जाम्पल्स मैं अभी लिखता हूं, फिर आपको समझाता हूं, फिर आप लिखना। चलिए, तो कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने आपको लिखवा दिए। तो इसमें आपको समझ में आ गया कि भाई वेग, आपको सब में सारे केसेस में एक चीज देखने को मिलेगा, डेल्टा पी बहुत ज्यादा हो जाता है। वेग पहले बहुत ज्यादा होता है, अचानक से हम रोकते हैं तो जीरो करते हैं, और जब वेग को ज्यादा से जीरो पे लाते हैं तो चेंज जो होता है, इसका अंतर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। एम इंटू वी से डेल्टा पी बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एम तो वही रहता है, लेकिन यहाँ पे 50, यहाँ पे 0। तो जब डिफरेंस निकालते हैं बहुत ज्यादा होता है, तो वो ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, उसको कम करने के लिए समय को ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि समय ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। ये आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि पीछे मैं एक्सप्लेन किया हूं, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि हाथ को पीछे क्यों करते हैं। ऊंची कूद के खिलाड़ी का स्पंज के गद्दे पर गिरना, सेकंड वाला एग्जाम्पल जो है ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। भाई ऊंची कूद में ऊंचा, ऐसे बहुत ज्यादा ऊंचा, आपने देखा होगा डंडा होता है, इतना ऐसे लंबा लंबा डंडा होता है, उसको लेके दौड़ता हुआ आता है आदमी, डंडे को टिकाता है वहां पे, और उसके ऊपर से कूदता है, और कूद के बहुत जाके दूर गिरता है। तो ऊंची कूद में क्या होता है, जब ऊंची कूद में बहुत ऊंचा कूदना होता है तो स्पंज के गद्दे पे वो गिरता है। देखो, उससे होता ही है कि जब बहुत ऊंचा ऐसे आदमी जा रहा है, अब इसका वेग बढ़ गया है, इसका वेग जो है वो बहुत ज्यादा है, और जाहिर सी बात है जब गिरेगा ना नीचे, जब जमीन पे गिरेगा तो अचानक से जीरो हो जाएगा। यहां पे था 50, यहां पे गिरा धम करके 0। अब वेग में अंतर बहुत ज्यादा, तो m इंटू भी में अंतर बहुत ज्यादा, तो संवेग में अंतर बहुत ज्यादा, और संवेग में अंतर ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, उसको लगेगी चोट, लेकिन इसीलिए लगाते हैं नीचे गद्दा, ताकि जब गिरे तो गद्दा थोड़ा सा दब जाए। जैसे यहाँ पे गिरा, ये गद्दा लगा हुआ है, गिरा और गद्दा दब गया, तो वेग को जीरो होने में थोड़ा समय मिला। यहाँ पे गद्दे पे गिरा
अब लो यहीं पे जीरो हो जाता, अगर जमीन पे ये जमीन होती तो यही जीरो होता, ये गद्दा है, इस पे गिरा और ये लो ये बैठा, ये गद्दा दब गया, तो जो दबने में समय लगा वो समय बढ़ गया वेग को जीरो होने में, और समय बढ़ा तो फोर्स कम हुआ, समय बढ़ा तो फोर्स कम हुआ, क्योंकि आप सभी को पता है F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, समय बढ़ा तो फोर्स क्या हुआ, कम हुआ, और फोर्स कम हुआ तो उसको चोट कम आएगी, इसीलिए वहां पे गद्दा लगाते हैं। गाड़ियों में स्प्रिंगों का प्रयोग करना, सॉकर, आप कहते हो ना सॉकर, सॉकर कुछ नहीं होता है, एक बहुत ही बेटर क्वालिटी का, आप कह सकते हो कि बेटर क्वालिटी का स्प्रिंग होता है। आजकल तो देखो सॉकर, पहले सॉकर आता था, अब स्प्रिंग लग के आ रहा है पीछे गाड़ी में, पीछे वाले एरिया में देखना और आगे भी देखना, गाड़ी जब चलती है ना तो बबलिंग करती है, ऐसे 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 स्पंजिंग होता है, वो एक्चुअली किसकी वजह से होता है, स्प्रिंग की वजह से होता है। उसके अंदर क्या लगा, सॉकर जिसको आप कहते हो उसके अंदर स्प्रिंग होती है। स्प्रिंग क्यों लगा रहे हैं भाई गाड़ियों में, स्प्रिंग क्यों लगा रहे हैं, स्प्रिंग इसलिए लगी होती हैं क्योंकि देखो अगर आप गाड़ी से चल रहे हो, गाड़ी से चल रहे हो और रास्ते में बहुत सारे गड्ढे वड्ढे आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे गड्ढे वड्ढे आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका वेग लगातार क्या होगा, फ्लक्चुएट करेगा, गड्ढा आएगा तो आप कम करोगे, फिर रोड सही आएगा तो ज्यादा कम ज्यादा, और गड्ढे में फिर गिरेगी गाड़ी, गिरी उठी, तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही चलते चलते गाड़ी गड्ढे में गिरेगी, अचानक जमीन से टकरा के नीचे गड्ढे में जो नीचे वाला पोर्शन होगा उससे टकरा के उसका वेग वहीं पे क्या होगा, झट से कम हो जाएगा, और वेग में ज्यादा अंतर हुआ तो संवेग में ज्यादा अंतर हुआ तो फोर्स बढ़ेगा, तो आदमी को लगेगी चोट, जो गाड़ी पे बैठा होगा गिर भी सकता है। लेकिन टी अगर बढ़ा दिया जाए, उसको जीरो होने में लगा समय बढ़ा दिया जाए, तो स्प्रिंग लगी होती है वो क्या करने लगती है, स्प्रिंग बबलिंग करने लगती है, वेग बहुत झटके से कम नहीं होने देती है, उसको रोकती है, फिर उठाती है, फिर रोकती है, फिर उठाती है, धीरे 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 करके फिर एक वक्त आता है जब आपकी गाड़ी जर्किंग नहीं करती और फिर आपका वेग जीरो होता है, यानी कि वेग बहुत ज्यादा से जीरो होने में जो समय है डेल्टा टी वो बढ़ गया, तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, इसीलिए गाड़ियों में स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो बबलिंग करके वेग को जीरो होने में थोड़ा ज्यादा समय लगाती है, समय बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा, तो स्प्रिंग का प्रयोग करेंगे। देख लो रियल लाइफ में कितना महत्वपूर्ण है, अगर ये विज्ञान आपके पास नहीं होता ना तो आपकी गाड़ियां इतनी लग्जरी नहीं होती, जिस कार में बैठ के, जिस बाइक पे बैठ के, महंगी महंगी बाइक पे बैठ के आप लग्जरी घूमते रहते हो और आप मजे लेते हो, आपको पता नहीं लगता, आप कहते हैं ना कि यार झटका तो महसूस ही नहीं हुआ गाड़ी में, इतनी अच्छी गाड़ी है, तो वो उसके सॉकर या फिर उसके स्प्रिंग की क्वालिटी में जितना ज्यादा वो मजबूत रहेगा, जितना ज्यादा समय लगाएगा आपके वेलोसिटी को जीरो होने में या फिर वेलोसिटी को कम करने में, डेल्टा टी जितना बढ़ाएगा उतना ही फोर्स कम लगेगा और उतना ही आपको दिक्कत कम महसूस होगी। तो उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही बॉक्सर का अपना सिर पीछे की ओर करना, आप टीवी पे बॉक्सिंग देखना, जब फाइट मुक्का मारते हैं तो आगे वाला जो खिलाड़ी होता है वो अपना मुंह ऐसे पीछे की ओर कर लेता है, मुंह ऐसे पीछे की ओर कर लेता है। पीछे की ओर क्यों ले जाता है मुंह भाई, पीछे की ओर इसलिए ले जाता है कि अगर ये मुक्का, ये देखो ये चेहरा है, ये मुक्का है, पड़ गया यहीं पे, ये स्पीड से आया, यहाँ पे स्पीड आया, बहुत स्पीड है ना, अचानक जीरो हो गया तो संवेग में परिवर्तन बहुत ज्यादा हुआ ना, यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा, ये मुक्का आया हवा में, ये स्पीड देखो कितनी ज्यादा है और ये धड़ाक से जीरो हुआ, डेल्टा पी बहुत ज्यादा होगा और इनका थोबड़ा फट जाएगा। लेकिन जब इसको मारेंगे, ये आया लगा और ये पीछे हो गया, ये आया ये हवा में लगा और ये पीछे हो गया, तो इसका वेग कुछ था, टकराया और फिर आगे गया, अभी जीरो हुआ कहां, टकरा के और ऐसे आगे गया, अभी तो वेग जीरो नहीं हुआ ना, वेग को जीरो होने में थोड़ा सा यहां से यहां तक ये खींच के ले गया, अपना चेहरा पीछे ले गया, तो आदमी का हाथ आराम से जाके जीरो हुआ ना, थोड़ा समय मिल गया उसको वेग को जीरो करने में, डेल्टा टी बढ़ गया तो फोर्स कम हो गया, तो उसके थोबड़े पे चोट कम आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप ये बातें समझ पा रहे होंगे। बहुत टाइम ले रहा हूँ मैं समझाने में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स को आप अच्छे से जाने, तभी फिर कक्षा 9 में पढ़ने में मजा आएगा, आपको ये लगेगा कि यार जो हम पढ़ रहे हैं ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर आप आगे जाके थोड़ा सा इस पे काम भी कर सकते हैं, आप ये दिमाग लगा सकते हैं कि हाँ क्या बढ़ाएं क्या घटाएं तो क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा। ऐसे ही लोग साइंस में सोचते सोचते ही तो वैज्ञानिक बनते हैं, और क्या वो ऊपर से थोड़ी पैदा होकर आते हैं। तो ये विज्ञान आपको लॉजिक अगर क्लियर हो रहा होगा, मजा आ रहा होगा तो बताइएगा। चलिए इसको फटाफट आप भी लिख लीजिए यहाँ पे स्क्रीन से, और इसके बाद आगे चल के कुछ बात और कर लेते हैं। चलिए एक नया टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, बल का आवेग। पहले समझ लीजिए फिर अभी नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा। बल का आवेग या फिर इंग्लिश में इसको इंपल्स कहते हैं, आवेग को इंग्लिश में इंपल्स, IMPULSE, इंपल्स ऑफ फोर्स, है ना, इंपल्स ऑफ फोर्स। तो आप एक बात ध्यान रखिए कि जब किसी बॉडी पे कोई बल F लगे और वो बहुत कम समय अंतराल के लिए डेल्टा टी के लिए लगे, तो F इंटू डेल्टा पी उस बॉडी का इंपल्स I कहलाता है। किसी बॉडी पे एक फोर्स F लगे जो कि बहुत कम समय अंतराल के लिए, सूक्ष्म समय अंतराल के लिए, जैसे अचानक से धड़ाक से करके हटा लिया मैंने, तो बहुत ही कम समय अंतराल के लिए एक बॉडी पे बल F लगे, बल F बहुत कम समय अंतराल के लिए, तो उन दोनों का जो गुणनफल होता है वही
उस वस्तु का आवेग यानी कि इंपल्स आई कहलाता है। और स्टूडेंट्स ये भी एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि बल क्या है? बल आपको 50 बार बता चुका हूं, एक सदिश राशि। अगर ये सदिश है तो सदिश राशि अगर आ गई, सदिश ये तो अदिश है लेकिन सदिश गुणे अदिश, सदिश राशि आ गई तो पक्का ये भी क्या होगा? सदिश। तो इंपल्स भी एक सदिश राशि है और इसकी दिशा कहाँ होगी भाई? इसमें सदिश कौन है? बल। बल गुणे डेल्टा टी। तो बल की जिधर दिशा होगी, बल की जिधर दिशा होगी उधर ही दिशा होगी किसकी? इंपल्स की। और इंपल्स एक सदिश राशि, वो आपको पता लग गया होगा। तो आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या होता है इंपल्स? की जब कोई किसी वस्तु पे बहुत कम समय के लिए, सूक्ष्म समय अंतराल के लिए बल लगता है तो बल गुणे डेल्टा टी, उस सूक्ष्म समय अंतराल को बल से गुणा कर देते हैं तो इंपल्स मिल जाता है। रही बात इसके मात्रक की, इसका मात्रक आप निकालिए। अब आप निकालने के लायक हो गए, इसका निकालिए मात्रक। क्या निकलेगा भाई मात्रक? जल्दी से निकालिए। देखिए ना यहाँ पे बहुत आसान है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो न्यूटन लिख दीजिए, गुणे को डैश लिख दीजिए न्यूटन। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या आ गया? न्यूटन सेकेंड आ गया। आवेग का मात्रक क्या आ गया? न्यूटन सेकेंड आ गया। और अगर आपको याद हो, एक न्यूटन, अभी कल या परसों के लेक्चर में मैंने आपको करवाया था कि एक न्यूटन किसके बराबर होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड के, मीटर प्रति सेकेंड के, सॉरी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के। क्योंकि F बराबर क्या होता है? m इंटू ए। तो m का मात्रक क्या? किलोग्राम। और a का मात्रक क्या? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसी पूरे को मिला के हम लोग न्यूटन कहते हैं। तो न्यूटन की जगह पे ये भी लिख सकते हो ना, किलोग्राम डैश मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और गुणे में क्या है? 1 सेकेंड और है। अगर हम आवेग के मात्रक की बात कर रहे हैं, एफ का मात्रक ये पूरा लिख दिया मैंने, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और समय का मात्रक मैंने लिख दिया सेकंड। तो 1 सेकंड से ये सेकंड, क्योंकि मीटर प्रति माने बटे में है ना, ये ऊपर है ये नीचे है, तो 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा। तो एक और मात्रक आ जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, या फिर न्यूटन सेकंड, है ना। न्यूटन को किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और गुणे सेकंड, 1 सेकंड से 1 सेकंड कट गया तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड बचा। तो एक मात्रक एसआई में, एसआई सिस्टम में आवेग का मात्रक ये भी कह सकते हो या फिर आप ये भी कह सकते हो। तो उम्मीद करता हूं अब आपको आवेग भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। और आवेग, अब देखो आवेग यानी कि इंपल्स, इसको आई से दिखाते हैं, मैं पहले कह चुका हूं आई से दिखाते हैं। इंपल्स का पहला वर्ड आई, और दिखाते भी हैं इसको आई से। अब इसके आगे पढ़ने वाले हैं आई और पी में, इंपल्स और मोमेंटम में संबंध। लेकिन उसके पहले इसका नोट्स मैं आपको दे देता हूं। ओके, तो एवरीथिंग मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, जल्दी से ये भी लिखिए आप, कुछ भी बचा नहीं है इसमें, सब एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। वीडियो को पॉज करिए वीडियो को और जल्दी से कंप्लीट करिए नोट्स को। अभी आगे चलते हैं, अभी बात करने वाले हैं आवेग तथा संवेग में संबंध। चलिए जल्दी से लिखिए भाई इसको, उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो आवेग तथा संवेग में संबंध देख लेते हैं, यानी कि इंग्लिश में कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन इंपल्स एंड मोमेंटम। मोमेंटम को पी से दिखाते हैं, तो आई और पी में रिलेशन चाहिए। तो वी नो, एक चीज अभी मैंने पढ़ाया है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, एफ बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यहां से आप चाहें तो इसके बटे 1 करके फिर गुणा भी कर सकते हैं, तो एफ इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। और बराबर डेल्टा पी में 1 से गुणा होगा तो डेल्टा पी ही रहता है। और f इंटू डेल्टा टी अभी 2 सेकंड पहले पढ़ाया है, f इंटू डेल्टा टी 2 सेकंड पहले पढ़ाया है मैंने। f इंटू डेल्टा टी क्या होता है? इंपल्स i होता है। i बराबर क्या आ गया? डेल्टा p आ गया। i बराबर क्या आ गया? डेल्टा p आ गया। यानी कि आप कह सकते हो कि आवेग तथा संवेग में संबंध पूछा जाए, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन इंपल्स एंड मोमेंटम पूछा जाए, तो i बराबर क्या होता है? डेल्टा p होता है। i बराबर डेल्टा p होता है। या फिर आप कह सकते हो, आप इसको कह सकते हो अगर सामान्य भाषा में, आई क्या है? आवेग है। आवेग बराबर ये क्या है? डेल्टा पी, संवेग परिवर्तन है ना, ये संवेग परिवर्तन। पी मीन्स संवेग और डेल्टा मीन्स परिवर्तन, चेंज। इंग्लिश में डेल्टा का मतलब ही होता है चेंज, तो संवेग परिवर्तन। फिजिक्स में जहां डेल्टा आ जाए आप समझ लो परिवर्तन बता रहा है। तो आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन, या फिर आवेग बराबर संवेग परिवर्तन। आवेग बराबर संवेग परिवर्तन, एक रिलेशन भी बन गया, आप इसको भी लिख के बाउंड्री कर लोगे, ठीक है। आवेग बराबर संवेग परिवर्तन, रिलेशनशिप निकाल लिया हमने। आप इसको कह सकते हो अपनी सामान्य भाषा में कि संवेग परिवर्तन की, संवेग परिवर्तन जो होता है वो क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। आवेग बराबर संवेग परिवर्तन। फटाफट लिखिए फिर आगे चलते हैं। ये तो छोटी मोटी बात थी पर ये रिलेशन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बताया। लिखिए फिर आगे चलें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 30-35 मिनट आई थिंक अभी जैसे जैसे मैं बात खत्म करूंगा तो ये टोटल 35 से 40 मिनट का वीडियो हो जाएगा। तो आपको पता है कि मुझे बहुत लंबी वीडियोस पसंद नहीं है, खास करके बच्चों के लिए, 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए।
तो इसलिए मैं अपनी बातों को यहाँ पे रोक रहा हूँ। लेकिन हाँ, इतना जरूर बता दूं आपकी तसल्ली के लिए कि आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि जो चैप्टर है अपना बल तथा गति के नियम, चैप्टर क्या शुरू किया था हमने, फिजिक्स का सेकंड चैप्टर था ये। चैप्टर का नाम था बल तथा गति के नियम। वो चैप्टर लगभग 90% खत्म हो गया है। अब 90% खत्म हो गया है, 10% चीजें उसमें रह गई हैं, और क्या रह गया वो मैं आपको बता देता हूं। बस एक टॉपिक और आपको पढ़ाऊंगा, संवेग संरक्षण का नियम, या फिर इंग्लिश में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये एक टॉपिक आपको पढ़ा दूंगा तो थ्योरी पूरा डिटेल में, ये जो चैप्टर है बल तथा गति के नियम, बल तथा गति के नियम, ये पूरा अच्छे से फिनिश्ड हो जाएगा। और देखते ही देखते मात्र 15-20 दिनों के अंदर हम इतना कुछ डिटेल में जाने के बाद भी एकदम बेहतर तरीके से फिजिक्स का एक और चैप्टर खत्म कर लेंगे। और अब आप सोच लो कि हम कितने मेहनत से पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं। तो चीज़ें ऐसे ही थोड़ी 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 करके एक दिन इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता। और पूरा सिलेबस अगर मैं ऐसे ही रेगुलर आपको पढ़ाता रहूँ तो मैथ और फिजिक्स, ये बोर्ड एग्जाम तो बहुत दूर की बात है। अगर कोरोना का कोविड-19 का इशू नहीं होता और रेगुलर स्टडी चलती, पढ़ाई चलती, तो क्या पता ये ऑनलाइन क्लासेस होती भी नहीं। लेकिन अगर होती या रेगुलर अगर ऐसे पढ़ाया जाए आपको, तो विश्वास रखो जनवरी तो बहुत दूर है, नवंबर से दिसंबर तक आते आते पूरा फिजिक्स और मैथ आप यहीं से आधे आधे 40-40 मिनट, 35-35 मिनट करके पढ़ के ख़त्म कर सकते हो। और इवन जितना मैं सवाल, थ्योरी और ये सब चीज़ करवा दे रहा हूँ, शायद ही आपको क्लास में भी करवाया जाएगा। तो आप थोड़ा सा तो डेडिकेटेड रहिए, थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाइए, थोड़ा सा मतलब अपने दिमाग में एक बनाइए कि मुझे पढ़ना है और पढ़ना है, तभी फिर कुछ हो पाता है। तो मैं एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, और इस लेक्चर में मेरे हिसाब से एक और महत्वपूर्ण चीज़ रह गई जो मैं आपको नहीं बताया हूँ, वो है इसके आंकिक प्रश्न। गणित के, मतलब आपको पता है कि फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, गणित की तरह इसमें भी सवाल आते हैं। तो आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, जो मैं आपको करवाना पसंद करूंगा। आपको करना है कि नहीं, अगर आप ये वीडियो आज कंप्लीट करते हैं तो आज शाम को मुझे मैसेज करके बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ है कि बहुत सारे बच्चे बोर हो जाएंगे क्योंकि उनसे वो सवाल लगेगा नहीं, और वो फिर कहीं ना कहीं भागेंगे, देखेंगे नहीं वीडियोज़ को। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर 2-4 लोग भी पढ़ते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि वो सवाल लगवा दूं, आपको कोई कमी ना छोड़ी जाए। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आप ये ना कहो कि कुछ छूट गया, आप ये कहो कि बहुत कुछ पढ़ा है हमने। ठीक है, चलिए तो मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और शायद एक नोटिस है आपके लिए, वो मैं देखता हूँ, आपको बताऊँगा कि क्या नोटिस है। कुछ नोटिस है, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको बतानी है वो मैं बता दूँगा, बट इस वीडियो क्लास में नहीं, उसको अलग से मैं लेके आऊँगा, अलग से आपको बता दूँगा। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल आप मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई करिए। कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन ये वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो गया है तो मैं ज़्यादा बढ़ाऊँगा नहीं इसे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए क्लास में, नए कंसेप्ट, नए टॉपिक के साथ, और उसमें पढ़ेंगे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। और ये बात याद रखिए कि अगर आपको लगता हो कि एक चैप्टर पढ़ाने में 7-8 लेक्चर ले लिया सर ने, टाइम लग रहा है, तो भाई कोई भी चीज़ अच्छे से करोगे, डिटेल स्टडी करोगे, डिटेल में कोई भी चीज़ बेहतर तरीके से करोगे तो समय तो लगता है। कोई भी नेक और बढ़िया काम करने में वक्त तो देना पड़ता है, चाहे वो छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, काम कैसा भी हो, अच्छे से करोगे तो टाइम लगेगा, नो डाउट। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो आई रिपीट अगेन, मेहनत करिए, पढ़िए, और आप पढ़ेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा मज़ा आएगा पढ़ाने में। मैं फिर आपको और भी वो चीज़ें जो मैं कई बार स्किप कर देता हूँ, शायद नहीं बताता हूँ, कि क्या पता बच्चों को मज़ा नहीं आ रहा है, या फिर वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, जो भी है। तो मैं, अगर आप बनाओगे तो मैं और भी बहुत ही बेहतर चीज़ें आपको ऑनलाइन बताऊँगा। इतना कुछ कि आप लाइफ में 9th में 10th में इतना भी पढ़ लो, इतना भी पढ़ लो, तो आप, मैं कह रहा हूँ कि आप स्टेट की बात छोड़ दो, आप ऑल इंडिया लेवल पे आप अच्छे स्टूडेंट्स में आपकी गिनती हो जाएगी। ऑल इंडिया लेवल पे 9th और 10th के अच्छे छात्रों में आप गिने जाओगे, अगर इतना काम कर लो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये पूरा का पूरा काम बहुत कम बच्चा लोग कर पाएगा। जो लोग कर लेगा उनसे भी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 9th में जितना आप करेंगे, आपको भी पता है कि 100% कोई नहीं कर पाता है। तो मैक्सिमम ट्राई करिए, जितना ज़्यादा आप 100% कर लेंगे तो आप फिर मेरे लेवल पे आ जाएंगे। तो उतना तो आपसे होगा नहीं, लेकिन आप 60-70% भी इसका कवर करते हैं, अगर आप मेंटेन कर पाते हैं, विश्वास रखिए आप ज़िंदगी में बहुत अच्छा करेंगे आप। चलिए मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।